हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ गया हूं आपके साथ, जुड़ गया हूं आपका इंग्लिश का एजुकेटर। बात करने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर की, और फिर से एक सेगमेंट लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। एसएससी सीजीएल आपकी तैयारी में आपका पूरी तरह से साथ देने के लिए मैं पीयूष सिंह, आपका इंग्लिश का एजुकेटर, बात करने जा रहा हूं सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो हम लोगों ने एक पेपर डिस्कस कर लिया है, सबसे लेटेस्ट पेपर जो हुए हैं 2023 के, यहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग की है और सबसे लेटेस्ट पेपर से शुरुआत कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का जो फायदा आपको मिलेगा ना, आप लिटरली बता रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, पेपर आपके सामने आएगा, पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और अप्रोच के साथ जाओगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब आपको तरीका भी पता होगा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सेगमेंट्स आपको पता होंगे, लेवल आपको पता होगा, प्रैक्टिस आप करके जाओगे, डेफिनेटली चीज़ें हेल्पफुल होने वाली हैं। एक भी क्लास इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट की मिस मत करिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। ना केवल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनका कलेक्शन आपके पास आएगा, साथ ही साथ उनका आंसर, एक्सप्लेनेशन, टॉपिक्स पता चल जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेवल पता चल जाएगा आपको, रूल्स कौन कौन से लग रहे हैं, कहां पर कैसे किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एलिमिनेशन, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। प्लस नए वर्ड्स जो सीखने को मिलेंगे वो तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं ही। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेगमेंट अपना। और ध्यान रखिएगा, सारे की सारी चीजें जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको प्रॉब्लम करते हैं, मतलब पैसेज कैसे करना है, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, वोकैब में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, कॉम्प्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ग्रामर का कोई भी पार्ट, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंसेस हो, सिंटैक्स का पोर्शन हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, इवन आपको छोटे मोटे टॉपिक्स, चाहे हम लोग सुपर फ्लॉज की बात कर लें या फिर क्वेश्चन टैग्स की, एक भी टॉपिक अगर आपके लिए प्रॉब्लम करता है तो आसानी से अवेलेबल है। सब के सब टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं अपने फाउंडेशन बैच में। एक बार फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ईजिली अवेलेबल है, जस्ट 499, और 1 ईयर की वैलिडिटी इतने में आपको मिल जाएगी, 1 साल तक। 200 से ज़्यादा वीडियोस मैंने उस पर बना दिए हैं ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चंस भी हर एक टॉपिक के अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट भी, ये सब आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेगमेंट अपना। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और ये पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हुआ था 14 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस को पढ़ना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, सेगमेंट आपके सामने इंग्लिश का आ जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ को पढ़ना कि यहाँ पर आपसे क्या करने को कह रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया ना, तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करोगे। हाँ, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को। अब जैसे ही आपको अंडरलाइन करने पार्ट को रिप्लेस करने का ऑप्शन आ जाए, देख लेना कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट अंडरलाइन किया गया उसमें आपको दिख रहा होगा एक वर्ब का पोर्शन है, टू लगा है, और इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो एक रूल ये वाला चल रहा है, एक रूल जो वर्ब आई है वो अंडरलाइन किया गया है और सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी चीज, वांट के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स आता है और वो है टू। तो फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये सारी चीजों पे बेस जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए, एलिमिनेशन देखो कितने आसानी से हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए, आप कभी वो गेम नहीं हारोगे जो आपको पता है कि खेला कैसे जाता है। तो अगर आपको अप्रोच पता है क्वेश्चन को करने की, रूल पता लग रहे हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी खत्म। क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? द बॉयज एंड द टीचर, 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और 2 का मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल में वर्ब में एस नहीं लगती है, यानी जो दिया हुआ पार्ट है वो ऑब्वियसली रॉन्ग है। अब wants
और यहाँ पर एस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इस वजह से कट गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग दी है, जबकि हमें चाहिए प्लूरल के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करके बात कर रहा हूँ, चाहता ये हूँ कि मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आ जाए स्क्रीन पे। मैं सबके ऑप्शंस पे नज़र रखे हुए हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बट एक्सप्लेनेशन पे मेरा मेन फोकस आज रहेगा। तो वॉन्ट्स यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। वॉन्ट हो सकता है, यहाँ देखो वॉन्ट के साथ टू नहीं आया, ये वाला रूल यहाँ पर फेल हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यानी वॉन नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। फाइनली जो बचा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वांट टू विन। 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे एलिमिनेट करो रीजन के साथ, कॉन्फिडेंटली। नाउ फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ही वॉज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, बट चाहूंगा ये कि आप इस पे ध्यान जरूर दो कि क्वेश्चन है ये एंटोनिम का। सेकंड ही क्वेश्चन आपके सामने वोकैब पे बेस्ड आ गया। अब वोकैब से हम लोग अक्सर भागते हैं। ऑप्शंस आप देख लो, हो सकता है ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो। चारों में से मुझे लग रहा है शायद एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा या कॉन्फिडेंस जिसमें आ रहा होगा, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो, ठीक है ना। अब देखो पहला जो ऑप्शन दिया है डीमर। अच्छा, कंपेल्ड का मतलब तो समझ में आ रहा है हमें। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, ठीक है ना। उसको फोर्स किया गया हर एक के द्वारा टू ज्वाइन द ग्रुप, कि ग्रुप को ज्वाइन करे, मतलब मजबूर कर दिया गया उसको। तो मजबूर करने का अगर एंटोनिम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी खुद की अपनी खुशी से ज्वाइन करने की यहाँ पर बात होनी चाहिए। ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं देखो, कन्फेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, किसी क्राइम वगैरह को स्वीकार कर लेना, कोई गलती आपने कर ली उसको मान लेना, ये कन्फेस हो जाता है। तो कन्फेस का ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा, जो हमें पता था वो गलत हो गया। अब ये जो ऑप्शंस बचे हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये जो डीमर है इसका मतलब होता है लिंगर। अब ये लिंगर हो सकता है आपको ना पता हो, तो लिंगर का मतलब होता है कोई चीज याद रहना या टिकना। कोई चीज अगर आपके माइंड में टिकती है, आपको याद रहती है, बने रहना, उसको बोला जाता है डीमर। अब डीमर को जो मैंने पढ़ा था ना, मैंने जिस टाइम पे इसको याद किया था, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, हो सकता है ये ट्रिक आपको याद रह जाए। डीमर जैसा वर्ड, इसको मैंने 2 वर्ड्स में ब्रेक किया था, डी प्लस मर। अब मर वही मरने वाला, मर जाना या मरना। अब मरने का मतलब क्या है, कोई वर्ड आपने याद किया, आपकी मेमोरी में है और वो मर गया, इसका मतलब आप उसको भूल गए। अब डी लगा देने से, जैसे ग्रेड अपग्रेड होता है, वैसे ही डी ग्रेड अगर आप कर देते हो, डी लगा देने से उसका अपोजिट बन जाता है ना। अपोजिट लगाने के लिए यूज किया जाता है डी ग्रेड, है ना। तो इस चीज को यहां भी आप ले लो, कोई चीज मर गई यानी वो खत्म हो गई, और उसका डी लगा दें तो अपोजिट, मतलब वो चीज मर ही नहीं रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, टिकी हुई है, बनी हुई है ना। ये हो गया डीमर। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। अगर आपको फायदा मिलता है इस ट्रिक से तो आप भी इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आया ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है, ये ऐसी चीज होती है जो क्लियर ना हो, धुंधली चीजें जो होती है ना, मतलब नॉट क्लियर। अब अगर ये दोनों चीजें आपको याद रह गई कि लिंगर या डिमर का मतलब होता है याद रहना या बने रहना, आप खुद देख लो, ऑप्शन से इसका कुछ लेना देना है नहीं, तो ये एलिमिनेट कर देना। ऑब्सक्योर मतलब होता है नॉट क्लियर, या इसको हम बोल सकते हैं धुंधला। अच्छा, ये पीडीएफ आपको जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड, ये सब मिल जाएंगी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। आई एम श्योर आप जुड़े होगे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल, या हमारा टारगेट बैच का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पे आपको ये सब पीडीएफ और ये वर्ड्स, इनके मीनिंग सब लिखे हुए मिल जाएंगे। कन्फेस का मतलब थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये होता है एक्सेप्ट या स्वीकारना, ठीक है ना। अब धुंधला होना, नॉट क्लियर होना, डार्क होना, ये सब चीजें ऑब्वियसली आप देखो इसका ग्रुप में ज्वाइन होने से कुछ लेना देना नहीं है।
तो सही ऑप्शन तो हमारा इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इंड्यूस का मतलब यहाँ पर यही है कि अपनी मर्जी से कोई काम करना। इंड्यूस का मतलब होता है थोड़ा सा फ्री होना, ठीक है ना, यहां पर इसका मीनिंग फ्री के फॉर्म में इंड्यूस का। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टू किक द बकेट पूछा गया है, ईडीएम एंड फ्रेज का क्वेश्चन। अब किक द बकेट, इसका एक्चुअली मीनिंग जानते हैं क्या है? कोई मशीनरी जो काम करना बंद कर दे, कोई इंसान जिसका फंक्शनिंग या बॉडी पार्ट्स का सब काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाए, मर जाए, उसके लिए आता है किक द बकेट। इसी को हम बाय द फॉर्म भी बोलते हैं। एक और फ्रेज आपको दे रहा हूं, बाय द फार्म, इसका मतलब भी होता है बाइट द डस्ट, ये भी मीनिंग होता है, ठीक है ना। इसका सभी का मीनिंग एक जैसा है, टू डाई। इल बीमार हो जाने के लिए नहीं, सैड हो जाने के लिए नहीं, हैप्पी हो जाने के लिए नहीं होगा, मर जाने के लिए, यानी 4th वन इज द करेक्ट आंसर। ये होगा इसका सही आंसर। फटाफट जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको इसमें दिया हुआ है, मतलब एक सेंटेंस है, ध्यान से देखना। नोटिफिकेशन मैंने क्यों बोला था पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये वो गलतियां हैं जिनको हम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, और यहाँ पर मेरा पर्पस यही है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार कर दूं, मतलब वो चीजें आपको बता दूं, नोटिस करा दूं जो आपको एग्जाम में करने से बचना है या करना है, दोनों चीजें। देखो, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आए हैं जिनमें से कोई एक वर्ड होगा जो इनकरेक्ट होगा और उसे करेक्ट करना है। इसका मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो वर्ड्स करेक्ट दिया होगा। जैसे अब फ्लोरल ये वर्ड है, और यहाँ देखो फ्लोरल अलग वर्ड है, यहाँ फ्लोरल अलग है। अगर आपको लगता है कि इस फ्लोरल की स्पेलिंग गलत है और सही स्पेलिंग ये होनी चाहिए, तो आप इस आंसर को टिक करोगे। अगर आपको लगता है, यहाँ पे देखो स्टैच्यू वर्ड दिया हुआ है और ये स्टैच्यू यहाँ दिया हुआ है, अगर आपको लगता है ये स्टैच्यू की स्पेलिंग गड़बड़ है, सही ये होनी चाहिए, तो आप ये वाला आंसर टिक करोगे। अगर यहाँ देखो ट्रिब्यूट वर्ड दिया हुआ है और ये वर्ड यहाँ से आ गया, ये वाला ट्रिब्यूट्स, ये स्पेलिंग, अब पहले तो यहाँ जस्टिफाई करना, ये 4 वर्ड हैं कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, फिर उनमें से ये देखना कि इन चारों की सही स्पेलिंग इनमें से क्या होगी। तो ऑब्वियसली बड़ा आसान है। फ्लोरल मतलब फूल अर्पित किए गए, बोला क्या गया, कलेक्टर ने पे किया ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए बोल रहे हैं, और फूल चढ़ाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, इसको फ्लोरल ट्रिब्यूट बोला जाता है। फूल चढ़ाना, किसी के सम्मान में उनके ऊपर फूल चढ़ाना, वो फ्लोरल ट्रिब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। स्टैचू मतलब मूर्ति है, महात्मा गांधी की मूर्ति को। और आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, अब ये फ्लैग होस्ट करना मतलब फहराना है, झंडा फहराने के लिए आया है। तो फ्लोरल की जो ये स्पेलिंग है वो गलत है, ये वाली सही थी, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। स्टैचू की स्पेलिंग भी ये सही होती है, ये स्पेलिंग में कई बार पूछा गया स्टैचू, ध्यान रखना इसको। ट्रिब्यूट की स्पेलिंग भी ये गलत है, ये जो दिया हुआ था ट्रिब्यूट ये सही था। होस्टिंग, ये होस्ट करने वाला है, मतलब स्वागत करने वाला है, यहाँ पे फहराने के लिए सही स्पेलिंग होती है होस्टिंग, HOISTING। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, फिर उसका एंटोनिम पूछना है, वो कैप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डू यू नो द ओल्ड अडेज, क्या आपने ये पुरानी अडेज सुनी है, द शो मस्ट गो ऑन। अब ये एक सेंटेंस या कोटेशन है, तो इसी को बोल रहे हैं ओल्ड अडेज, और अडेज का मतलब होता है यहाँ पर सेइंग। सेइंग मतलब होता है कहना, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, महत्वपूर्ण बात जो कही जाए,
ठीक है ना, कुछ समझाने वाली बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात, बहुत मूल्यवान जो बातें होती हैं जिनका अर्थ बिल्कुल अच्छा होता है, समझना होता है वो। अब ऑप्शंस देखो, मिसकंस्ट्रक्शन, रिब्यूक, डेयर, एडिक्शन। आई एम श्योर कुछ वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है, जो नहीं पता है वो आज जान लो। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को फटकारना, डांटना। डेयर का मतलब हिम्मत, साहस, करेज, बोल्डनेस। एडिक्शन का मतलब लत होता है, एडिक्शन आपने सुना ही है ना। अब अगर आप देख लो, नहीं भी पता, मिसकंस्ट्रक्शन का हालांकि मतलब होता है थोड़ा सा चीज़ों को गलत वे में समझना। तो अडैज वो चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जिनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होता है, एक समझाने वाली बात होती है। अपोजिट पूछा गया है एंटोनिम, तो ऑब्वियसली सही आंसर तो ए वाला होगा, मिसकंस्ट्रक्शन। रिब्यूक से लेना देना नहीं है, डेयर और एडिक्शन ये ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। नियरेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला है, क्योंकि बाकी और गलत हैं, इसलिए ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आपको करना है शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि ये फिल इन द पोर्शन ग्रामर पे बेस्ड है, ना कि वोकैबुलरी। जनरली ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ग्रामर पे बेस्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें वोकैबुलरी अच्छी अच्छी पूछ लेते हैं। अब ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करोगे वो देखो ध्यान से। सही ऑप्शन या तो सेलेक्ट करो या गलत ऑप्शन एलिमिनेट करो। कैसे? शी रिमाइंड्स मी प्रेजेंट टेंस है तो हैड पास्ट वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई टू बी, टू लगा है और मस्ट के साथ कभी भी टू नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन, आई के साथ हैज और हैव में से हैव आता है, हैज आता नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है ना। तो शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, वो हमेशा मुझे बताती रहती है कि थोड़ा सा और ज्यादा सावधान होना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, फिर से एंटोनिम का क्वेश्चन है ये। अब एंटोनिम में मिस्टर खन्ना इज क्वाइट ब्लैंक लिखा है कैलस। कैलस का मतलब होता है क्रूर, इनसेंसिटिव मतलब संवेदनाएं नहीं है जिनकी, टूवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्विक, अर्थक्विक जिनके साथ हुआ है, मतलब भूकंप के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, उनकी तरफ वो बहुत क्रूर हैं, मतलब इनसेंसिटिव हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता, उनकी फीलिंग्स नहीं समझते, उनके लिए सहानुभूति नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर सहानुभूति की बात की है तो सिंपैथेटिक ऑप्शन दिया है, अनसिंपैथेटिक, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। अच्छा, कैलस या क्रूर होना मतलब फीलिंग्स को ना समझना, तो जिनके साथ कुछ बुरा हो उनके साथ उनकी फीलिंग्स को समझना, ये होता है सिंपैथी। और कैलस अपोजिट दिया था तो ऑब्वियसली यहाँ सही आंसर सिंपैथेटिक होगा। नॉन डिप्लोमेटिक ये कूटनीति वाला होता है, कूटनीति की जरूरत विक्टिम्स ऑफ अर्थक्विक के साथ तो नहीं है। अच्छा, रेशनलिस्टिक होता है, रेशनल मतलब जातिवाद, स्थानवाद जो जगह होता है, क्षेत्रवाद जिसको बोलते हैं, वहां से रिलेटेड, भेदभाव पार्शियलिटी से रिलेटेड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंपैथेटिक। क्वेश्चन नंबर 8 में पैराग्राफ दिया हुआ है, वाइल फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस S1 और S6 आपको दिए हुए हैं, आर इन करेक्ट ऑर्डर। PQRS बीच के 4 सेंटेंसेस दिए हैं जो जंबल ऑफ फॉर्म में है, मतलब नोटिफिकेशन ही देख लो इतना बड़ा दिया है, समझ में ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो आने वाला है हमारे सामने वो रीअरेंजमेंट का है। अब रीअरेंजमेंट को करने की ट्रिक्स जरूर ध्यान रखना। एक डेफिनेट पेयर ढूंढेंगे, ओपनिंग कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए वो ढूंढेंगे, ऑप्शंस पे जाके एलिमिनेट करेंगे। लेकिन ऑप्शंस एलिमिनेट हम तब कर पाएंगे जब सबसे पहले कुछ चीज़ें डेफिनेट हमें मिल जाएं। S1 क्या लिखा गया, न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू 2 थिंग्स। पॉपुलर न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो 2 चीज़ें करते हैं, टू इन्फॉर्म, अब शायद हो सकता है आपको लोगों की वजह से ना दिख रहा हो बट मैं मेंशन कर देता हूं, टू के बाद यहां लिखा है इन्फॉर्म,
ठीक है ना, टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन, या तो इन्फॉर्मेशन देना या एंटरटेनमेंट देना, यही दो काम होते हैं मेन न्यूज़पेपर्स के। अच्छा, एंटरटेनमेंट मे बी प्रिंसिपली फाउंड इन द सेंटर पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल्स एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज, ठीक है ना। अच्छा, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट्स ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म, फ्रंट पेजेस पे इंफॉर्मेशन देते हैं, बीच के पेजेस में एंटरटेनमेंट दिया जाता है। अच्छा, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश डेली एंड द न्यूज़ रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द माइन्यूट न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ तक भी वो पहुंचे, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स को श्योर करना पड़ता है। इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट्स, अब देखो, देयर न्यूज़ रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी। अच्छा, दे ये जो आ रहा है यहाँ, जो देयर आ रहा है वो आ रहा है इन इसके लिए, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए। तो एक डेफिनेट पेयर तो हमें मिलता है कि आर के साथ एस आना चाहिए। पहले ये देखो, यहां पर देयर आ गया, दे आ गया, ये दोनों आ रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए, तो आर के बाद एस का पोर्शन बनता है और फिक्स डेफिनेट पेयर बनता है। अब आर और एस कितने पोर्शंस में एक साथ दिया हुआ है वो अगर आप चेक करो तो आपको जो डेफिनेट पेयर मिला आर और एस, वो देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ एस आर दे दिया है, ऑब्वियसली दे पहले आएगा नहीं, पहले न्यूज़ रिपोर्टर्स आएंगे, ठीक है ना। ये एस आर की वजह से गलत हो गया, ये भी एस आर दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ आर के बाद एस आना चाहिए जबकि पी दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ पे आर में न्यूज़ रिपोर्टर्स है और इस यहाँ पे सेंटर पेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये वाला होगा नहीं। दे विल एम टू क्रिएट टू कन्वे द इम्प्रेशन, हाँ, दे हैव रस्ड द न्यूज़ टू द रीडर एंड दैट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आर के बाद अगर एस देखो तो यहाँ पे मिलता है। अब इसके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ कर देख लो कि क्या पी से शुरुआत हो सकती है। तो न्यूज़पेपर्स के दो मेन काम होते हैं, इनमें से एंटरटेनमेंट वाला पी बिल्कुल हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया गया है, सही आंसर हो गया फोर्थ वाला। ये पैटर्न एक सीखो, एक डेवलप करो अपने अंदर, ये स्ट्रेटजी, क्लोज टेस्ट को करने की अलग स्ट्रेटजी, रीअरेंजमेंट को करने का अलग पैटर्न, ठीक है ना, ये अपने अंदर डेवलप करिए, आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस रेडी, ये वर्ड दिया है, इसका हमें सिनोनिम चाहिए और वो सिनोनिम इस सेंटेंस में कोई आने वाला वर्ड होना चाहिए। कौन कौन से? प्रिपेयरिंग, लिसनिंग, ऑर्गेनाइज्ड और इक्विप्ड, ये 4 वर्ड्स हैं जो इसी सेंटेंस में से पिक किए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस रेडी का सिनोनिम है। ये जस्टिफाई करना है आपको, बताइए फटाफट जल्दी से, क्या लग रहा है? शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित होता है, सही सिस्टमैटिक तरीके से, तो ये रेडी का सिनोनिम तो होगा नहीं। इक्विप्ड टू, वेल इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित। वाइल लिसनिंग, लिसनिंग का तो कुछ लेना देना ही नहीं है यार इससे, रेडी से। रेडी होना मतलब तैयार होना ही हुआ, और तैयार होने के लिए प्रिपेयर भी तैयार होना ही होता है, तो आई एम श्योर करेक्ट आंसर जो यहाँ आएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। शी वॉज प्रिपेयरिंग, शी वॉज रेडी, हाँ डिनर। प्रिपेयरिंग का सिनोनिम, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा प्रिपेयरिंग वाला। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी बट इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई, अब ध्यान से देखो, उन्होंने सेंटेंस क्या दिया है, द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग द बुक्स। इसका पैसिव अगर आप बनाते, द बुक्स वर्ड से शुरू होता, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। मतलब क्या तरीका, देखो तरीका, पैटर्न सीखो, सीधे सीधे पैसिव नहीं पूछ रहे हैं, पैसिव भी पूछ रहे हैं और स्ट्रक्चर बदलवा के उसको इंटेरोगेटिव भी करवा रहे हैं। यानी अगर नॉर्मल सेंटेंस बनता तो हम बनाते द बुक्स वर नॉट, अब आईएनजी फॉर्म है तो उसकी जगह बी की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही लिखते हैं, रेड पढ़ते हैं, बाय
द चिल्ड्रेन, ये इसका पैसिव वॉइस बना, सिंपल। द बुक्स वर नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन। लेकिन अगर हमसे सीधा सीधा पूछा गया होता तो ये लिखते, पूछा है हाउ विल यू आस्क एनीवन या एवरीवन, पूछोगे कैसे, तो इसको इंटेरोगेटिव भी करवाया है। इंटेरोगेटिव मतलब वर्ब पहले आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या बनेगा सही आंसर? वर 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 वर। द बुक्स ऑब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट की जगह आएंगे, चिल्ड्रन यहां दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बीइंग दिया हुआ है तो बीइंग यहाँ है, बीइंग यहाँ है, बीइंग यहाँ है, अच्छा यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। यहाँ नॉट दिया और यहाँ देखो नॉट ही नहीं दिया है, तो ये एलिमिनेट हो गया। वर द बुक्स नॉट, अच्छा यहाँ बुक्स दिया और यहाँ बुक दिया हुआ है, अब वर लगा है तो ऑब्वियसली प्लूरल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। खत्म। नेक्स्ट बता दीजिए। हॉस्टाइल सिनोनिम पूछा गया है हॉस्टाइल वर्ड का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखो भैया। हॉस्टाइल बहुत बार आया है बेटा, मिलेगा जरूर किसी ना किसी फॉर्म में। हॉस्टैलिटी, हॉस्टाइल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी, नफरत, हेटनेस। अब बता दो सही आंसर। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है रिस्पेक्ट शो करना, किसी को सम्मान देना, ये इस सेंस में आता है। प्लीजेंट का मतलब होता है खुश करने वाला, प्लीजेंट खुश करने वाला हो गया। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, किसी को मेहमान नवाजी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए आता है, रिस्पेक्ट देने के लिए। इस सेंस में यूज होता है ये। एम्फैटिक, ये देखो एम्फैटिक ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। और अनफ्रेंडली मतलब जिसके साथ आप फ्रेंडली ना हो, मतलब दुश्मनी आप मान लो। अनफ्रेंडली मतलब अपोजिट, राइवल या दुश्मनी। तो ऑब्वियसली यहाँ सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अनफ्रेंडली हो जाएगा। यस, फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर करिए। बताते चलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट यहां पर दिया हुआ है, उसको रिप्लेस करना है। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में तो आया ही है। हम लोगों ने जो फ्रेज रिप्लेसमेंट की क्लास की थी, अगर आप सैटरडे वाली क्लास आपको याद हो, जो फ्रेज रिप्लेसमेंट की मैंने एक क्लास आपके ली है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट के वो क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही लेकर के आया था। तो डिस्कशन तो किया हुआ है, बट देख लो। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू। इन हिज पर्सनल व्यू का मतलब होता है बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। जानवरों से उसको ऊपर रखा गया है, तो भगवान ने उसको अपने पर्सनल व्यू मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है। तो ओन ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है आभा, प्रसिद्धि, सम्मान जो होता है उसके लिए, सम्मान के लिए आता है। कैपेसिटी मतलब योग्यता। ओन इमेज अपना खुद का प्रतिरूप। एंड ओन आइडिया अपना उपाय, इसकी सेंस में। तो आप खुद देखो, अपना प्रतिरूप बनाकर भेजा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ओन इमेज। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। लाइक चल करते रहना बेटा, ये सेगमेंट आप ही के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको हेल्प करने के लिए है। आपको लगे कि हाँ मेहनत है इसके पीछे, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर लेना और बताते चलना। प्रैक्टिस जरूरी है, कर डालिए फटाफट जल्दी से। Now 13 sentences of a paragraph are given below in jumble order. जंबल ऑर्डर में दिए हैं, रीअरेंज करना है उनको, एक कोरेंट पैराग्राफ बनाना है, मतलब वही रीअरेंजमेंट का पोर्शन है। एंड दीज आर द क्वेश्चंस। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द समर I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither. बहुत अच्छा वर्ड है
विदर का मतलब है यहाँ पर मुरझाना। समर में मैंने क्या नोटिस किया कि जो लीव्स हैं पेड़ की, अब देखो पहला सेंटेंस दिया नहीं है तो ऑब्वियसली ढूंढना है हमें, और ढूंढने में अगर आप देखो तो द ट्री दिया हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ट्री कौन सा है, इंट्रोड्यूस तो उसको नहीं किया गया। हम ये मान सकते हैं कि ये सेंटेंस ए से शुरू नहीं होना चाहिए। अच्छा, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मुझे इस बात पर बड़ा गर्व था। इट का मतलब किस बात पर बताया नहीं गया अभी। नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड, इट हैज सर्वाइव्ड, ये सर्वाइव कर गया कई विंटर्स, बट बिकॉज इट ओकेजनली प्रोड्यूसेस लुशियस पीचेस, पीच का एक पेड़ लगाया गया है। पीच एक फल होता है, उसका पेड़, कई मौक़ों पर उसने अच्छे अच्छे पीच दिए हुए हैं और कई विंटर्स को सरवाइव कर गया। मैं इस बात को लेकर के बड़ा प्राउड हूँ। अब ये जो इट आया ना, वो पीच के ट्री के लिए आया, तो यहाँ से शुरुआत तो नहीं कर सकते, तो बी वाला शुरुआत नहीं हो सकता, ए वाला शुरुआत नहीं हो सकता, डी या सी से शुरुआत होगी। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। Last summer, I spent many days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree. अब सोच के बताइए कहाँ पे पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस सेंटेंस से आपको लग रहा है कि ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर आप ये गेस कर पाए ना तो बहुत आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। फटाफट जल्दी से बता दीजिए। आई एम श्योर सी से समझ में नहीं आएगा। द ट्री हैड ग्रोन, यहां भी द ट्री की बात कर रहे हैं तो ये भी हटा सकते हैं। सही ऑप्शन होना चाहिए डी वाला, ये ए वाला, डी से शुरू होने वाला। डी वाले में बोल रहे हैं लास्ट समर आई स्पेंड मैनी डेज, यहां पे लग रहा है ना किसी घटना का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो शुरुआत ए से होनी, यहाँ डी से होनी चाहिए। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। पहले डी आएगा, फिर आएगा सी, फिर बी और फिर ए। अच्छा, ए बी सी डी को जस्ट रिवर्स कर दिया है। देखो मतलब कई बार एग्जामिनर ये खेल खेलते हैं, रिवर्स करके पूछ लिया, पेयरिंग कर दी, ऊपर के दोनों रिवर्स कर दिए, नीचे के दोनों रिवर्स कर दिए। बट ये रिवर्स के भरोसे आप मत जाना, आप लॉजिकली अपना आंसर सही करना। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक्टिव वॉइस का। ओके, पैसिव दिया, एक्टिव पूछा है। और वॉज द बैग पैक्ड बाय मैरी, वॉज इंटेरोगेटिव में तब आता है जब सेंटेंस में डिड दिया हो। देखो वॉज मैरी पैक, वॉज के साथ कभी भी बेस फॉर्म आती ही नहीं है। वॉज के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, पैकिंग होता, या थर्ड फॉर्म होता, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इज एम आर का क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, वॉज दिया हुआ है। डू होता तो इज एम आर से बना होता, तो ये भी खत्म हो गया। डिड है तो वॉज वाला ऑप्शन होगा। देखो बच्चों का क्वेश्चन बनता है, पैटर्न पता है तो एक्टिव वॉइस में डिड आता है तो पैसिव में वॉज वर आता है, एक्टिव वॉइस में डू आता है तो पैसिव में इज एम आर आता है। अब ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो आपको अगर पता है तो एलिमिनेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। और ये चीजें अगर सीखनी है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आसानी से सब चीजें समझ में आने वाली हैं। वहां पर ट्रिक्स मैंने बता दी यार, ओरल कर सकते हो आप एक्टिव पैसिव ये। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछ रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का। ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है वो पर्सन जो पॉजिटिव साइड्स देखता है। एंटोनिम पूछ रहे हैं तो पैसिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। एंटोनिम ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक। क्या बोला है, आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज। अब ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ये वर्ड मैंने डिस्कशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज याद रखना, वोकैबुलरी की जो क्लासेस मैंने ली हैं उनमें ग्लूमी वर्ड भी है। इंसिडेंट घटना हो गया, स्टे का मतलब होता है रहना, ठीक है ना। अब स्टे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रहना। अच्छा देखो, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम है और पॉजिटिव वर्ड होता है ये, तो इसका अपोजिट अगर आप इनमें से देखोगे तो केवल ग्लूमी ही बनता है। ग्लूमी मतलब निगेटिव,
बुरे दिनों की बात कर रहे हैं। ग्लूमी डेज का मतलब बैड डेज की, दुख भरे दिन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा ट्रिकी होने वाला है। क्या पूछा जा रहा है? फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। एक एरर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा पार्ट है। मतलब आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ये पार्ट में एरर है। द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन, यहाँ पे दिया हुआ इस पार्ट में एरर है। इन द केस, इसमें एरर है, या कोई गलती नहीं है, ये आप बताओगे। अब आप गेस करो। और अगर आपको पता है, छोटी छोटी चीजें मैंने बोला है, देखो हमेशा ये चीज, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन सबसे टिपिकल हो जाता है दो केसेस में। या तो एग्जामिनर आपसे प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पूछ ले, तब वो टिपिकल हो सकता है, या वो आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ ले, तब टिपिकल हो जाता है। क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कवर अप करने के लिए ना आपको कॉमन सेंस, ग्रामर के बेसिक रूल्स और यूजेस ज्यादा मैटर करती है। रूल्स थोड़े कम है, यूज बहुत मैटर करता है, मतलब सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होते हैं ये वर्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन यही है, आफ्टर नोइंग ट्रुथ नहीं, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। एक पर्टिकुलर ट्रूथ की बात कर रहे हैं। जब आपको सच पता चल जाता है, उस पर्टिकुलर सच की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए, आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं। ठीक है ना? ये सिंपल सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन। अब 4 वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन है, इनमें से एक है इनकरेक्टली स्पेल्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग, अंडरलाइंस में भी नहीं था। अब या तो ये टाइपिंग में हो गया है ऐसा, या मिस हो गया है। मैं आपके सामने ये 4 वर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला है ये स्पॉन्टेनिटी। A lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. एक्सटेम्पोर क्या है वो आपसे पूछा गया है। ब्रेन स्टॉर्म को अंडरलाइन किया गया है और इंस्टेंटेनियसली इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया। बताइए, जस्टिफाई करिए, कौन सा वर्ड इनमें से ऐसा है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। बताइए फटाफट जल्दी से आंसर। स्पेलिंग का क्वेश्चन है। अब देखो, एक्सटेम्पर मतलब होता है बिना तैयारी का दी जाने वाली स्पीच। बिना तैयारी के दी जाने वाली स्पीच या भाषण जो होता है ना, उसे बोला जाता है एक्सटेम्पर। और इंस्टेंटेनियसली का मतलब भी होता है तुरंत। इंस्टेंट तुरंत आता है ना, उसके लिए बिना तैयारी के। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है आइडियाज, कई सारे आइडियाज। और स्पॉन्टेनिटी का मतलब भी होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं ना अकस्मात। ये भी आता है विदाउट प्रिपरेशन या विदाउट प्लानिंग। पहले से प्लान करके आप नहीं कुछ कर रहे हो, उसके लिए जो चीजें होती हैं वो स्पॉन्टेनिटी। अब स्पेलिंग की बात करें तो ये जो स्पेलिंग है ना स्पॉन्टेनिटी, यही रॉन्ग है। सही स्पेलिंग स्पॉन्टेनिटी की ध्यान से देखना, ये वर्ड आगे भी आपको मिल सकता है। ये होती है सही स्पेलिंग स्पॉन्टेनिटी, NEITY होता है, बस इतना सा इसमें एडिशन होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, अकस्मात मतलब होता है विदाउट प्लानिंग, अचानक से हो जाने वाले। स्पॉन्टेनिटी होगा तो 4th शुड बी द करेक्ट आंसर। ये होगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट 18 की बात करें, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? अ पर्सन हु बिलीव्स, वो पर्सन जो बिलीव करता है दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, कि मतलब लॉ होना, गवर्नमेंट होना कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसे लोग जो लॉ की परवाह नहीं करते, उनको जरूरी नहीं समझते, उन्हें बोला जाता है अराजक तत्व। ठीक है ना? और इसके लिए जो सही आंसर आता है वो आता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान ना करे, उनको जरूरी ना समझे, उनकी रिक्वायरमेंट ना समझे,
उसे बोलते हैं एनार्किस्ट। एंटागोनिस्ट जो होता है ये अपोजिट होता है, अपोजिशन में, विरोधी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसे बोला जाता है। अब एंटी का मतलब ही अपोजिट होता है, तो एंटागोनिस्ट होता है वो पर्सन जो किसी चीज का विरोध करे, विरोध करे, नॉट नेसेसरी नहीं, लॉ से रिलेटेड वैसे भी नहीं आता, एंटागोनिस्ट लॉ के लिए ही नहीं आते, किसी भी चीज का विरोध करते हैं। एंटी क्राइस्ट, अब ये क्राइस्ट मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का मतलब क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के जो अगेंस्ट होती हैं चीजें उन्हें बोला जाता है एंटी क्राइस्ट। और एडवर्सरी का मतलब होता है, एडवर्सरी आप समझ लो, एडवर्स अगर वर्ड आपने पढ़ा है, एडवर्स का मतलब अगर आपको पता है तो एडवर्सरी का मतलब भी आई एम श्योर आपको पता चलेगा। एडवर्सरी भी अपोजिट के लिए जो ऑड सिचुएशन आती है ना, मतलब परिस्थितियों के विपरीत, प्रतिकूल जिनको बोलते हैं, तो इनका मतलब भी आप अपोजिट, राइवल इस सेंस में समझ लो। दुश्मन जो होते हैं, अपोनेंट्स जो होते हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हो इनको, है ना, राइवल, दुश्मनी के लिए इस सेंस में इसको आप यूज करते हैं, एडवर्सरी। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट पढ़ते हैं, एनार्की होता है अराजकता, मतलब जब लॉ एंड ऑर्डर जहां पर फेल हो जाए वहां पर एनार्किस्ट, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश की जो सिचुएशन अगर आपको पता हो, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा था, वो सिचुएशन जो थी वो है। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, देख लो ईडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मिस द बोट, अब ये जो फ्रेज है ये भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। मिस द बोट, अगर आप बोट को मिस कर देते हो, मतलब कहीं आपको पार करना है, नदी पार करनी है, कहीं आप फंस गए हो, तो वहां पे बोट ही एक ऑप्शन है इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो आपके हाथ से मौका चूक जाते हो आप। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल ये होगा नहीं, मोमेंट ऑफ योर लाइफ, मिस गुड मोमेंट्स नहीं, बीइंग टू लेट भी नहीं, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 20 देख लीजिए, अब आएगा फिर से एक जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जंबल ऑर्डर है तो मतलब रीअरेंजमेंट का पोर्शन है, फिर वही पुराना तरीका, पहले स्टार्टिंग अगर आप ढूंढ पाओ उसको देख लो कैसे स्टार्टिंग होनी है, फिर पेयरिंग अगर कर पाओगे तो पेयरिंग कर लो और आसान हो जाएगा। द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देर इज नॉट। अच्छा, आउटकम आसान हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, आउटकम मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट पहले देंगे नहीं, तो यानी ए वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अभी ऑब्वियसली हम सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन ए से शुरुआत तो मुश्किल है। मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। अब देखो आउटसाइड एड की बात यहाँ की है, आउटसाइड इंटरनेशनल एड की बात वहां पे कर दी है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन, अब सब्सटेंशियल एड का मतलब क्या है वो बता रहे हैं, मतलब सब्सटेंशियल एड कहीं ना कहीं मेंशन किया है। एड का मतलब समझो पहले तो, एड का मतलब होता है सहायता, हेल्प, ठीक है ना। By substantial aid, I mean not only large amount of technical assistance but also of capital, the character of that development। अब D से शुरू नहीं होना है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन यहाँ भी दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो लो बचा ही हमारा एक ऑप्शन है बी, डी, ए, सी। अब बता दो बी के अकॉर्डिंग शुरुआत देख लो कहाँ से हुई है, यहाँ से, उसके बाद आ गया डी वाला, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, हाँ, the growth of their economies in one way or other, no matter whether they receive substantial aid। अब substantial aid का मतलब क्या है वो यहाँ देखो भी बताया गया, by substantial aid, बी के बाद हाँ डी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, एड अवेलेबल, यस, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
इसके बाद जो पोर्शन आता है 21 से 25, ये पोर्शन है हमारा, अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये क्लोज टेस्ट का पोर्शन है। क्या दिया गया है, एक फॉलोइंग पैसेज में कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं, फिल करना है ब्लैंक्स को, अल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं बट वो कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग गेस करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है, फिर ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ, क्या यहाँ पे आर आ सकता है, देखो गेस करो, सेंटेंस आपके सामने पूरा पैसेज है, मैं पहले गेस इसीलिए करवा रहा हूं ताकि एक आइडिया हमें मिल सके कि किस तरह का वर्ड यहाँ पे आना है। जो सन है वो स्टार है, सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम। इट इज नियरली, ये नियरली वर्ड है, परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, ये हॉट प्लाज्मा का एक परफेक्ट बॉल है। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशियंट टाइम्स, हमेशा से हमें इंस्पायर करता आ रहा है। It's central to mythology and religion in blank लिखा है around the world. It's central to mythology and religion. इसका central to mythology and religion in blank दिया around the world. It keeps our planet warm enough for living things to grow. It gives us light so we can see, light देता है ताकि हम देख सकें। It is by far the most important of energy। अब देखो ये तो आसान हो गया, सन इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या है तो आई एम श्योर ये तो आप खुद भी गेस कर पा रहे होगे, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये हो सकता है फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज अबाउट 100 माइल्स एज वाइड द अर्थ, एज के साथ पेयर में एज आता है, ये भी एक ऑप्शन हम गेस कर सकते हैं। इफ देयर वर नो सन मैनी थिंग्स वुडेंट अकर, लाइक फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होती और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ होता, विच वुड हैव कॉज्ड नो ऑफ लाइफ, लाइफ का कोई क्या नहीं हुआ होता, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं, एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, अच्छा आर का ऑप्शन ही नहीं है, ऑफ टिपिकल सोलर सिस्टम, ह्यूज सोलर सिस्टम नहीं, द सोलर सिस्टम, थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए द सोलर सिस्टम होगा। इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल प्लाज्मा, द सन हैज इंस्पायर्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, इट इज central to mythology and religion in around the world, पूरे वर्ल्ड की मैथोलॉजी और रिलीजन का टाइप्स, रिलीजन इन टाइप्स अराउंड नहीं, सीन्स अराउंड, कल्चर्स हो सकता है, अलग अलग कल्चर मतलब सभ्यताएं है ना, और अलग अलग सभ्यताएं जो हैं उनकी अलग अलग मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी मतलब होता है कथाएं हैं, मिथक हैं, ठीक है ना, मैथोलॉजी मतलब कथाएं होता है, विश्वास, रिलीजन के जो हैं हमारे कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग कल्चर्स में उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है सन की, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। इट गिव्स लाइट सो वी कैन सी, इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनर्जी। जेस्चर कंट्रोल सोर्स, ऑब्वियसली यहां तो सोर्स ही आएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, कल्चर वाला ऑप्शन में टिक कर देता हूं यहां पर, ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया ये वाला ऑप्शन हमारा। नाउ ऑन लाइफ ऑन अर्थ, अच्छा इट इज अबाउट 100 माइल्स एज वाइड, अबाउट लाइक एज देन, एज के साथ पेयर में सिर्फ एज आता है तो ये होगा सही ऑप्शन, एज वाइड एज, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पर। अच्छा, if there were no sun many things wouldn't occur like photosynthesis or the presence of oxygen which would have caused no of life, no skill of life, no end of life, no enhancement, enhancement का मतलब होता है बढ़ा देना, बढ़ा देना या इम्प्रूवमेंट, इसकी बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं।
तो लाइफ का क्या चीज नहीं हुआ होता? एनहेंसमेंट नहीं। आई थिंक आप भी गेस कर पा रहे होगे, करेक्ट आंसर होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है ना? ये हैं हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। देख लीजिए किस पैटर्न पे किस अकॉर्डिंग पूछी गई हैं चीजें, और इनकी प्रैक्टिस, ये जो आपके साथ मैंने डिस्कशन किया एक तरीका डेवलप करने के लिए, क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखी, फटाफट अगर रिवाइज करें एक बार क्विकली, तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि पूछा क्या गया है, सेंटेंस पढ़िएगा, देन डिसाइड करिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या गलती हो सकती है, क्या लॉजिक लग रहा है, कौन सा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, उसी से रिलेटेड ऑप्शंस जो दिए हैं वहां पे जाइए, और जब डिसाइड कर लो तब ऑप्शंस को एलिमिनेट और सेलेक्ट करो। ठीक है ना? ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेके आता रहूंगा ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस रोज चालू रहनी चाहिए जब तक आपका सीजीएल नहीं आ जाता तब तक। ठीक है ना? तो चलिए मिलेंगे एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर, प्रैक्टिस करते चलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है ना? आई विल रिस्पॉन्ड डेफिनेटली। पुराने पेपर जो इसके पहले डिस्कशन किया है वो भी वॉच करते चलिएगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।